हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन है। और टॉप 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम 10 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और इसके माध्यम से हम लगभग आपको 50 क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से वीडियो कुछ ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और एक दो दिन में जब ठीक हो जाऊँगा तो आपका वीडियो अच्छे से आने लगेगा। ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो आपको पता है गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। ठीक है। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। आगे चलते हैं। ये मिलान करना है आपको, स्मारक है और निर्माता है। ठीक है। तो चलो इसको मिलान करते हैं, स्मारक और निर्माता को। कह रहा है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया है? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। और कहाँ पे है? दिल्ली में। दोनों याद रखना है। अलाई दरवाज़ा बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे है? दिल्ली पे। बुलंदशहर बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया है? तो अकबर ने बनवाया है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। तो मतलब इसका भी मिलान क्या है? दो ही है, मतलब सेम मिलान है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, दिल्ली में है। और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, ये आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी। इसको अकबर ने बनवाया है। ठीक है। अकबर ने इसे गुजरात विजय के दौरान बनवाया था। ठीक है। जब गुजरात को जीता उस टाइम गुजरात के विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। और फिर मोती मस्जिद कहाँ है? तो मोती मस्जिद आगरा। देखो मोती मस्जिद आगरा और दिल्ली दोनों में है। तो मोती मस्जिद आगरा वाला बनवाया है शाहजहाँ, और मोती मस्जिद दिल्ली वाला बनाया है औरंगजेब। ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे, ये यहाँ बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको याद रखना है कि मोती मस्जिद आगरा वाला बनवाया है शाहजहाँ और मोती मस्जिद दिल्ली वाला बनाया है औरंगजेब। ठीक है। ऐसा हुआ ना क्योंकि सबसे पहले मुगल काल का जो शासन काल था वो आगरा पे होता था। ठीक है। तो आगरा पे होता था इनका शासनकाल। आगरा से दिल्ली सबसे पहले अपनी राजधानी ले गए शाहजहाँ। ठीक है। तो आगरा से दिल्ली किसने ले गया? शाहजहाँ। लेकिन शाहजहाँ के बाद शासन कौन किया? औरंगजेब। तो ये यहाँ पे तो बनवा चुके थे ना, तो यहाँ पे दिल्ली में कौन बनवाया? औरंगजेब बनवाया। ये आपको याद रखना है। तो आपका क्या हुआ? एक एक दो तीन चार, मतलब ए वाला क्या है? सही है। अब ये कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो कह रहा है बाबर का युद्ध। अच्छा, बाबर मतलब खानवा। ठीक है। बाबर ने ही लड़ा था खानवा का युद्ध। किनके साथ लड़ा था? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हुमायूं चौसा का युद्ध, बिल्कुल एकदम सही है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और ये 1539 ईस्वी में हुआ था। तो अगर आपसे ये पूछे कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो चौसा का युद्ध सॉरी यहाँ, हाँ, 1539। ठीक है। चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, मतलब जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। फिर अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। और ये हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है। तो ये भी सही है। जहांगीर बल्क का युद्ध, नहीं, बल्क का युद्ध जो हुआ था ये देखो, बल्क का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ठीक है। तो औरंगजेब और दारा शिकोह किसके पुत्र थे? तो शाहजहां के पुत्र थे। तो शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह। और गद्दी लेने के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह आपस में ही भिड़ गए। हालांकि दारा शिकोह उस टाइम बड़ा था, गद्दी दारा शिकोह को मिलती, लेकिन औरंगजेब गद्दी लेना चाहता था और दोनों आपस में भिड़ गए। और जब भिड़े तो इन्होंने 4 युद्ध किए। तो एक एक उसमें था बल्क का युद्ध। तो बल्क के युद्ध में यहाँ पे दारा शिकोह को पराजित किया औरंगजेब ने, मार डाला। और फिर वापस आया और शाहजहां को गद्दी से हटा के इनको कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। तो ये बल्क का युद्ध शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगर आपसे ये पूछेगा कि बल्क का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये शाहजहां के काल में हुआ था। और औरंगजेब और दारा शिकोह आपस में लड़े हुए थे। राइट। आगे चलते हैं। करा मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था? देखो औरंगजेब बड़ा यंत्र का शौकीन था, वह बीड़ा बजाता था। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था, तो औरंगजेब बीड़ा बजाता था। और औरंगजेब मदिरा को हाथ नहीं लगाता था। मदिरा मतलब शराब को हाथ नहीं लगाता था। ये मात्र एक शासक था। बाकी तो जितने शासक थे मुगल काल के, सब शराब और नशा अफीम ये सब करते थे, लेकिन औरंगजेब कभी नहीं, मदिरा को हाथ नहीं लगाता था, शराब नहीं पीता था। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है। जिंदा पीर। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगजेब ने एक अंग्रेज को यहाँ से निकाल दिया था, भारत से निकाल दिया था। उस अंग्रेज का नाम है सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन
चाइल्ड। तो चाइल्ड इसको निकाल दिया था, ठीक है, औरंगजेब ने। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि औरंगजेब ने किस अंग्रेज को देश निकाला दे दिया था, तो सर जॉन चाइल्ड को, ठीक है। और औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ठीक है, राज्याभिषेक औरंगजेब का। और औरंगजेब शिवाजी के समकालिक थे, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा औरंगजेब किसके शासन के समकालिक, मतलब किसके समकालिक थे, तो शिवाजी। और शिवाजी का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, दोनों याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है वह प्रथम गुप्त शासक जिन्हें परम भगवत की उपाधि धारण की। देखो, परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और इन्होंने परम भगवत की उपाधि धारण की थी। और आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय ही के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो गुप्त काल के शासनकाल में लिखे गए थे, वह सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखे गए थे। और सबसे ज़्यादा चांदी और सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे सबसे ज़्यादा, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही के शासनकाल में ही चलाए गए थे। इसलिए चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश को स्वर्ण, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल बोलते हैं, ठीक है। गुप्त काल को स्वर्ण काल की उपमा दी जाती है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए थे। और आपको पता है समुद्रगुप्त ये 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उपाधि धारण किया था, तो यह विक्रमादित्य इसको कहा जाता था, और परम भगवत की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त है ना, ये समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा बीड़ा कौन बजाता था गुप्त काल में, तो देखो, मुगल काल में बीड़ा बजाता था औरंगजेब, और गुप्त काल में बीड़ा बजाता था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर दर्शाया गया है कि वह बीड़ा बजा रहा है, और तीर धनुष लेके, ठीक है, अपने सिक्के पर इसको समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। कह रहा जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो देखो, जंगली गधों का अभ्यारण्य सिर्फ पूरे भारत में एक ही है, ठीक है। कहाँ, गुजरात में। तो गुजरात के कच्छ के पास, ठीक है, गुजरात के कच्छ के पास जंगली गधों का अभ्यारण्य है। मतलब गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछ लेगा कहाँ है, तो गुजरात में है, कच्छ के पास। और पूरे भारत में सिर्फ एक है, ठीक है। और देखो, गुजरात आपको पता है गुजरात की जो तट रेखा है वह सबसे ज़्यादा है, ठीक है। समुद्र के पास तट रेखा सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की। और अगर हम बात करें, गुजरात में सबसे ज़्यादा दलदल भूमि है, दलदल, जिसे दलदल को ही बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है। तो आपको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, इसी को दलदल बोलते हैं। तो अगर पूछेगा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दलदल पाए जाते हैं, वेटलैंड पाए जाते हैं, तो गुजरात, ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा दलदल और वेटलैंड पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ठीक है। और यहाँ का जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा है। तापांतर मतलब क्या होता है, तापांतर मतलब देखो, यहाँ पे रेत है तो दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन जो रात का तापमान है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, क्योंकि रेत ठंडी होती है, तो ताप में अंतर पाया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लेगा तापांतर सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान। अगर बात करेगा विश्व में सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो रूस में विश्व में सबसे ज़्यादा तापांतर, और भारत में सबसे ज़्यादा तापांतर राजस्थान में पाया जाता है, राइट। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। और उत्तर प्रदेश आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश का मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1 का। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए, तो यह 5वां सबसे बड़ा देश होगा, ठीक है। तो 5वां सबसे बड़ा देश होगा उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए। इतना जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनसंख्या की। अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग अलग देश बना दिया जाए, तो ये 5वां सबसे बड़ा देश होगा। और आपको पता है 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील। देखो, ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में स्थान है 5वां। ब्राज़ील का जनसंख्या और दोनों क्षेत्रफल में दोनों स्थान है 5वां। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। और ब्राज़ील उस देश का सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील, राइट।
प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो देखो अर्धचंद्राकार था। जो श्रावस्ती था वह अर्धचंद्राकार था। और आपको पता है श्रावस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यहीं सबसे ज़्यादा उपदेश दिए बुद्ध ने। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया बुद्ध ने? श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और आपको आप पता होगा अंगुलीमाल अंगुलमाल जो डाकू था, आप कहानी सुने होंगे अंगुलमाल डाकू की। तो वो श्रावस्ती में ही उसके गुफा अभी है। ठीक है, वहीं रहता था, वहीं का था। तो अभी भी गुफा है, सब कुछ है वहाँ पे। ठीक है, बाद में साधु बन गया, आपको पता होगा। तो ये श्रावस्ती की कहानी है। और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है, ये कह सकते हो कि पिछड़ों जिले में से एक है श्रावस्ती। और ये बहराइच के पास सटा हुआ, बहराइच बलरामपुर, ये श्रावस्ती वहाँ पे। ठीक है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? देखो, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और काबुल नदी है किनारे किसके? कुंभा और क्रम के। ठीक है, क्रमु की। तो देखो, कुंभा का ही प्राचीन नाम क्रमु था। तो काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है वो इसी नदी किनारे है। तो अफगानिस्तान का उल्लेख है इसी नदी में बात कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है परुष्पणी नदी, इसको रावी नदी को परुष्पणी नदी कहा जाता है। ठीक है, रावी नदी को परुष्पणी नदी कहा जाता है। और बिपाशा ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। तो अगर आपसे पूछ लेगा ब्यास का पुराना नाम क्या है, तो बिपाशा। और सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? शत्रुधि। तो कुल सारी चीज़ें आपको याद रखना है। शत्रुधि किसका पुराना नाम है? सतलज नदी का। बिपाशा किसका पुराना नाम है? ब्यास नदी का। परुष्पणी रावी नदी का पुराना नाम है। और अश्कनी तो एक देवता थे। ठीक है, और ये सारी नदियां हैं। अब देखो, ये आसान तो नहीं है, लेकिन आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए, आप सुनते रहेंगे ना, तब भी आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे आपको कुछ याद हो जाएगा, 50% तो याद हो जाएगा। तो इतना बार मैं बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब कहना निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? ठीक है, तो सबसे पहली बार भूख हड़ताल जो प्रयोग किया था वो अहमदाबाद की हड़ताल थी। ठीक है, अहमदाबाद की मिल हड़ताल थी। ये 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1918 ईस्वी में हुआ था मिल हड़ताल अहमदाबाद में। इसमें क्या था, मजदूर जो थे वो जो कारखाने के मजदूर थे वो 35% बोनस चाहते थे। ठीक है, तो उसमें हुआ था, बोनस चाहते थे। और उस समय बोनस उनको दिया नहीं जा रहा था, प्लेग फैला हुआ था, जिसके लिए यही सब कारण था कि प्लेग फैला हुआ था, 35% बोनस चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने पहली बार यहाँ पे भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया और इनको न्याय दिलाया, और 35% मजदूरों को न्याय दिलाया। और जो वहाँ के मालिक थे वो 35% बोनस देने को फिर तैयार हुए। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। कह रहा बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? तो देखो, जो कनिष्क है, ये कनिष्क कुषाण वंश का शासन था, कुषाण। तो आपसे पूछेगा कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। और कनिष्क के सिक्कों पर ही बुद्ध को दर्शाया गया है। ठीक है, जो कनिष्क के शासनकाल में जो सिक्के चलाए गए उसमें बुद्ध को दर्शाया गया है। और कनिष्क के दरबार में रहता था कौन रहता था? कनिष्क चरक। तो अगर आपसे ये पूछेगा चरक किसके दरबार में रहता था? चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। और कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है, तो कनिष्क ने ही अपने सिक्कों पर अंकन करवाया था। और यहाँ आपको बता दूं, देखो कनिष्क जो बिम कटफिसस आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले सोने का सिक्का चलवाया था। तो अगर आपसे पूछेगा सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो बिम कटफिसस। अच्छा, ये बिम कटफिसस तो एक शासक था जो कुषाण वंश का शासक था। लेकिन अगर कभी कभी बिम कटफिसस ना देकर यूनानी शासक बोल देते हैं। ठीक है, यूनानी शासक या इंडो ग्रीक शासक। तो इन तीनों में से जो आपको रहेगा, यूनानी, इंडो ग्रीक या बिम कटफिसस में से जो रहेगा वो ऑप्शन में करना है। अगर आपसे पूछेगा सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो यूनानी शासक या इंडो ग्रीक शासक। ठीक है, सबसे पहले ये सोने का सिक्का चलाए। और बिम कटफिसस ये जो पहला शासक था जो सोने का सिक्का चलाया सबसे पहली बार। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में देखो, कनिष्क के शासनकाल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। तो अगर ये पूछेगा सबसे शुद्ध किस काल में चलाए गए, तो कुषाण वंश के शासनकाल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। और ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछ लेगा सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलवाए, तो इसको शातवाहन शासक। ठीक है,
तो सातवाहन शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। किसने? सातवाहन। और अगर पूछ लेगा चमड़े का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो निजाम भिस्ती। निजाम भिस्ती। तो निजाम भिस्ती ने ये सबसे पहले सोने का चमड़े का सिक्का चलाया। इस पर एक कहानी है, मैं बताऊंगा कभी मौका पाऊंगा। ये कोई शासक नहीं था, बस 2.5 दिन के लिए ये शासक बना था और उसी में चमड़े का सिक्का ये चलवाया था। राइट। तो चलो बस दोस्त आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हो गया है, लेकिन कल से मैं सोच रहा हूँ एकदम टाइम से रहेगा, आप परेशान न होइएगा।